कारणों पे हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे पुनर्जागरण का जो साहित्य है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पुनर्जागरण का उदय तो इटली में हुआ था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखते हैं, इटली में हमने कुछ विद्वानों के नाम देखे थे लास्ट में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है और पहला माना जाता है वहां पे वो है दांते। ठीक है, तो दांते के बारे में कुछ खास खास बात है वो जान लेते हैं। दांते को कहा जाता है कि ये जो मध्य युग था, मध्य युग था उसके अंतिम, ठीक है, मध्य युग के अंतिम और आधुनिक युग का फर्स्ट कवि माना जाता है दांते को। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है, प्रवर्तक पुनर्जागरण का। ओके, प्लस इटालवी काव्य के पिता। इटालवी काव्य के पिता भी दांते को कहा जाता है। ठीक है, और जो इटालवी भाषा है इसमें फर्स्ट काव्य अगर किसी ने लिखा है, फर्स्ट महाकाव्य, तो वो दांते ने ही लिखा है, फर्स्ट महाकाव्य। और क्या नाम है इसका? ये काफी फेमस नाम है, पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो ये है डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी मतलब ईश्वरीय नाटक है ये। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जो प्रेम गीतों का संग्रह है और उसका नाम है वीता नोवा। वीता नोवा, वीता नोवा, इसे हम नया जीवन भी बोलते हैं, नया जीवन भी बोलते हैं इसको, वीता नोवा कहते हैं। ठीक है, और बात करें तो द मोनार्किया, ये बुक भी काफी चर्चा में है। द मोनार्किया, इसमें क्या था, जो इसने वर्णन किया था वो पोप का विरोधी वर्णन था, तो इसको सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से काफी चर्चा में है। तो आपने देखा डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्किया, वीता नोवा किसकी बुक है? दांते की है। और पुनर्जागरण का प्रवर्तक है, इटालवी काव्य के पिता इनको कहा जाता है। और मध्य युग का जब अंत होता है और आधुनिक युग की शुरुआत होती है, तो वैसा अगर कोई कवि है तो वो दांते है। ठीक है, तो दांते के बारे में हमने खास खास बातें जान ली है। अब बात करते हैं, एक और व्यक्ति है, उनका भी पुनर्जागरण काल में काफी नाम चलता है, तो बात कर लेते हैं हम लोग। मिटा देता हूं इसको मैं। अगले जो थे वो थे पेट्रार्क। ठीक है, तो पेट्रार्क को जो है मानवतावाद का जनक बोला जाता है, मानवतावाद का जनक। कौन? पेट्रार्क। पुनर्जागरण का प्रवर्तक हमने किसे कहा? दांते को। और पुनर्जागरण के पिता की अगर हम बात करते हैं तो पिता कौन हो जाएगा? पेट्रार्क, पुनर्जागरण का। ठीक है, तो पुनर्जागरण के पिता हो गए पेट्रार्क। पेट्रार्क, ओके, पेट्रार्क है इनका पूरा नाम, मतलब सही नाम जो है। और इन्होंने लौकिक विषयों पर काफी जोर दिया था। तो पुनर्जागरण कालीन जो लोग थे, ये विद्वान थे, उन्होंने लौकिक विषयों को काफी अपनाया था। उसके पहले धार्मिक विषयों पर ही जोर दिया जाता था। ठीक है, और इनकी जो बुक है वो काफी फेमस है और इन्होंने लिखी है फेमिलियर लेटर्स। तो फेमिलियर लेटर्स किसकी बुक है? फेमिलियर लेटर्स है पेट्रार्क की। ठीक है, तो फैमिली से काफी प्यार करते थे ये, तो फेमिलियर लेटर्स इन्होंने लिखी है। और देखिए आप, सोनेट्स भी इन्हीं की रचना थी, सोनेट्स। और सोनेट्स जो था, इसमें क्या किया, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था लोरा। तो सोनेट्स में इन्होंने अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए अनेक प्रेम गीत लिखे थे, प्रेम गीत लिखे थे इसमें। तो सोनेट्स जो रचना है इनकी, उसमें इन्होंने अपनी पत्नी लोरा को
प्रेम गीत लिखे हैं संबोधित करते हुए, ठीक है। तो सोनेट्स अगर पूछा जाए तो पेट्रार्क, फैमिलियर लेटर्स पूछा जाए तो पेट्रार्क, पुनर्जागरण के पिता पूछे जाए तो पेट्रार्क, और मानवतावाद का जन्म पूछा जाए तो पेट्रार्क। और इन्होंने अफ्रीका नामक गीत भी लिखा था। अफ्रीका, अफ्रीका नामक गीत किसने लिखा? अफ्रीका नामक गीत किसने लिखा? पेट्रार्क ने, ठीक है। और इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया है? सीपीओ का वर्णन है इसमें, सीपीओ का वर्णन है, सीपीओ का वर्णन है। सीपीओ का वर्णन किसने? अफ्रीका नामक गीत में। अफ्रीका नामक गीत किसने लिखा? पेट्रार्क ने, ठीक है। तो पेट्रार्क के बारे में हमने जाना, फैमिलियर लेटर्स, सोनेट्स और अफ्रीका गीत, ठीक है। और एक और इन्होंने बुक लिखी थी, ये भी काफी चर्चा में रहती है, जो 31 व्यक्ति थे रोमन इतिहास के, जो महत्वपूर्ण 31 व्यक्ति थे, उनकी जीवनियों पर आधारित एक बुक लिखी है जिसका नाम था लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन। क्या नाम है? लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन, लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन, ठीक है। तो पेट्रार्क के हमने क्या देखी? मानवतावाद के जनक थे, पुनर्जागरण के पिता थे, लौकिक विषयों पर इन्होंने काफी रचनाएं लिखी थी। फैमिलियर लेटर्स इनका है, सोनेट्स इनका है, अफ्रीका गीत इनका है। तो देखो फैमिली वाली चीज याद आए ना, जैसे फैमिलियर हो गया, सोनेट्स भी अपनी वाइफ को लिखा था इन्होंने, और अफ्रीका नाम से गीत भी इन्होंने सीपीओ का वर्णन करा था इसमें, और लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन भी पेट्रार्क का ही है, ठीक है। तो पेट्रार्क को हमने जान लिया है, तो मानवतावाद का जनक हो गया। मिटाते चलता हूँ। पिता हो गए पुनर्जागरण के, लौकिक विषयों पर काफी वर्णन था इनका। फैमिलियर लेटर्स इन्होंने लिखा है, सोनेट्स नाम से इन्होंने लिखा है, अपनी प्रेमिका लोरा को गीत लिखे थे। अफ्रीका नामक गीत भी इन्होंने लिखा है जिसमें सीपीओ का इन्होंने वर्णन किया है, और लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन लिखा है इसमें, जिसमें 31 जो उस टाइम के प्रमुख इतिहासकार थे उनकी चर्चा की है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग बुकासियो। बुकासियो के बारे में जानते हैं। बुकासियो कौन था? बुकासियो पेट्रार्क के शिष्य थे, पेट्रार्क के शिष्य थे। कौन? बुकासियो। और इन्हें इटालवी गद्य का पिता भी कहते हैं, इटालवी गद्य का पिता, इटालवी गद्य का पिता। इटालवी काव्य का पिता कौन था? दांते। और इटालवी गद्य का पिता कौन? बुकासियो। और इनकी जो रचना थी, क्या नाम था उसका? डेकेमेरोन। और डेकेमेरोन की खास बात क्या है? इसमें 100 जो कहानियां हैं, 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है ये डेकेमेरोन। तो डेकेमेरोन किसकी? बुकासियो की। और बुक थी इनकी जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। इसमें इन्होंने क्या किया था? जो प्रोमेथ्यूस का मिथक चर्चा में था उसकी दोबारा व्याख्या की थी इन्होंने, ठीक है। तो जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स, प्रोमेथ्यूस की पुनर्व्याख्या की थी इसमें, ठीक है। तो बुकासियो में क्या पूछा जा सकता है? एक तो जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स किसने लिखा? डेकेमेरोन तो काफी फेमस है, ये तो याद रहेगा आराम से। बुकासियो की नाम ही बुक है, तो इटालवी गद्य का पिता हो जाएगा ये, और पेट्रार्क के शिष्य थे, ओके। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड से हो गया। मिटा देते हैं। इनके बाद में देखते हैं मैकियावली। मैकियावली भी यहीं के थे, विद्वानों का शहर इसको कहा जाता था, फ्लोरेंस को, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है विद्वान रहे थे। तो एक विद्वान हुए थे फिशर। फिशर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फिशर ने क्या कहा था? सत्ता की राजनीति का कलाकार इसे, सत्ता की राजनीति का कलाकार कौन थे? मैकियावली। और मैकियावली की एक बुक तो आप सबको पता होती है, द प्रिंस, ठीक है।
और इनकी जो दूसरी बुक है वो है डिस्कार्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस, के लेखन के कारण ने आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। टाइटस लिवियस, टाइटस लिवियस, ठीक है। पूरा नाम क्या है? डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस, फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस। तो इस बुक के कारण इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य की संज्ञा प्राप्त है। तो आधुनिक चाणक्य कौन? मैकियावेली। और कौन सी बुक के कारण? टाइटस लिवियस, टाइटस लिवियस, ये लास्ट का नाम है। डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। और मैकियावेली की हम और भी रचनाएं देखें, हालांकि फेमस तो ये दो ही है, द प्रिंस और टाइटस लिवियस, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बुक है जैसे आर्ट ऑफ वार, फ्लोरेंस का इतिहास भी लिखा था इन्होंने, फ्लोरेंस का इतिहास। और एक नाटक और लिखा था, उस नाटक का नाम है माद्रा माद्रागोला नाटक भी लिखा था, ठीक है। तो मैकियावेली की अगर पूछी जाती है तो दो ही बुक पूछी जाती है, एक द प्रिंस पूछी जाती है और एक पूछी जाती है द डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस। टाइटस लिवियस जो है ये, इसके कारण इन्हें आधुनिक चाणक्य बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने मैकियावेली को देखा। क्या देखा हमने मैकियावेली में? एक तो आर्ट ऑफ वार इन्होंने लिखी थी, मतलब युद्ध की कला हिंदी में हम बोले तो। एक इन्होंने फ्लोरेंस का इतिहास लिखा था, एक माद्रागोला लिखा था, ठीक है। सत्ता की राजनीति का कलाकार किसने कहा था? फिशर ने। सत्ता की राजनीति का कलाकार, सत्ता की राजनीति का कलाकार इन्हें कहा था। और इन्होंने आर्ट ऑफ वार भी लिखी है बुक, ये ध्यान रखना है। द प्रिंस इनकी फेमस बुक है, और डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस ये भी इन्होंने लिखी है। और इस बुक के कारण क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य बोला जाता है। अन्य विद्वानों की बात कर लेते हैं हम लोग जो इस समय चर्चा में थे। फ्लोरेंस के ही जो थे, तो लियोनार्डो ब्रूनी, लियोनार्डो ब्रूनी, लोरेंजो वाला, जकापो सनाजरो, और विटोरिया कोलोन। तो लियोनार्डो ब्रूनी इन्होंने दो बुक लिखी थी। एक तो लिखी थी स्टडीज एंड लेटर्स, स्टडीज एंड लेटर्स, लियोनार्डो ब्रूनी ने एक तो लिखी स्टडीज एंड लेटर्स, और एक लिखी थी इन्होंने पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस, पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस। रटना ही पड़ेगा इसका, तो और कोई उपाय है नहीं। तो लियोनार्डो ब्रूनी ने दो बुक लिखी, स्टडीज एंड लेटर्स और पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस, ठीक है। और लोरेंजो वाला जो है उन्होंने एक बुक लिखी है, काफी फेमस है, डिक्लेमेशन कंसर्निंग the false decretals of Constantine, the declamation concerning the false decretals of Constantine। जकापो सनाजोरो ने आर्केडिया लिखी, आर्केडिया, और माउंट विथ विंग्स लिखी विक्टोरिया कोलोन ने, माउंट विद विंग्स। विक्टोरिया कोलोन ने लिखी माउंट विद विंग्स,
जकापो सनाजोरो ने लिखी आर्केडिया, और लोरेंजो वाला जो था इसने क्या लिखा था, इसने लिखा डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई उपाय है भी नहीं। तो डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फास्ट डिक्रेटल्स ऑफ कंस्टेंटाइन, और ब्रूनी की दो बुक थी, एक तो स्टडीज एंड लेटर्स और दूसरी थी पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस, पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस, पेनेजेरिक ऑन फ्लोरेंस। और इटली में जो साहित्य का विकास हुआ था उसको 3 चरणों में बांटा गया है। तो जो पहला चरण था वो 14वीं शताब्दी में था, उसको बोलते थे ट्रीसेंटो। क्या बोलते थे? ट्रीसेंटो। ये 14वीं शताब्दी में था। जो दूसरा था उसको बोलते थे क्वाट्रोसेंट्रो, ये 15वीं शताब्दी में था। और जो 16वीं शताब्दी में था उसको बोलते थे सिनक्वा सेंट्रो। तो 3 भागों में इस साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो इटालवी साहित्य है उस पर बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पुनर्जागरण के दौरान फ्रांसीसी साहित्य में जो चीजें लिखी गई थी उन पर।